रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स जैसे आरबीआई ग्रेड बी, सेबी ग्रेड ए और नाबार्ड ग्रेड ए एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चों को अक्सर फेज 1 के अंदर क्वांट सेक्शन में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर ये सेक्शन क्वालिफाई होता है, तो किसी एग्जाम्स के अंदर इसमें बड़ा स्कोर करना एक बच्चे के लिए महाभारत जैसा हो जाता है। तो किस तरीके से इजीली इससे क्वालिफाई किया जा सकता है या कैसे मैक्सिमम स्कोर किया जा सकता है, आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की जो आपके लिए बहुत जरूरी होने वाले हैं। ठीक है, तो सेशन में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें। फ्री कंटेंट और नोटिफिकेशन के लिए टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो आज के सेशन के वो इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स जिन पे हम चर्चा करने वाले हैं, सबसे पहले व्हाट आर दिस टॉपिक्स। जो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की चर्चा कर रहा था वो कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनको पढ़ के हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं। व्हाई दिस टॉपिक्स आर इंपॉर्टेंट, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए, और हाउ टू प्रिपेयर दिस टॉपिक्स, इन टॉपिक्स को किस तरीके से प्रिपेयर हमें करना है। तो सबसे पहले पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यही जान लेते हैं कि वो कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले उसमें है सिंप्लीफिकेशन, उसके बाद आपका नंबर सीरीज, ठीक है, उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके बाद परसेंटेज, रेशियो और फिर आपका डाटा इंटरप्रिटेशन। ये 6 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपको जरूर पढ़ने चाहिए। क्यों पढ़ने चाहिए, इंपॉर्टेंट क्यों है, या इनसे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कैसे तैयार करना है, ये सारी चर्चा आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं। तो सबसे पहले व्हाई दिस टॉपिक्स आर इंपॉर्टेंट, हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। जब भी मैं चर्चा करूं आरबीआई ग्रेड बी के एग्जाम्स की, चाहे वो 2017 का एग्जाम है, चाहे 2018, चाहे 2019 या 2021, तो मोस्टली जो क्वेश्चन है वो इन 6 टॉपिक से पूछे गए हैं। ठीक है, टोटल 30 क्वेश्चन आपसे इस सेक्शन में पूछे जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सकते हो। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है, देखो अगर आरबीआई ग्रेड बी 2017 की बात करें तो 2 और 15 टोटल 17 क्वेश्चन आउट ऑफ 30 पूछे गए। 18 की बात करें तो 5 + 1 + 1 टाइम 17 क्वेश्चन फिर से पूछे गए। और अगर यहां बात करें तो 18 क्वेश्चन 19 में पूछे गए और 21 के अंदर 4, 5, 9, 10, 11 और 18 क्वेश्चन 21 के अंदर पूछे गए। ऐसे ही सेम बात करें सेबी ग्रेड ए 2018 में टोटल 40 क्वेश्चन थे उस टाइम पे, फिर पैटर्न चेंज हुआ 2020 के अंदर तो फिर 20 क्वेश्चन हो गए और यहां से 20 में से 11 क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, और अब अगर मैं नाबार्ड ग्रेड ए एग्जाम्स की भी बात करूं तो यहां भी 20 क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं और इस सेक्शन से, और अगर आप देखेंगे तो मोस्टली क्वेश्चन इन्हीं 6 टॉपिक से पूछे गए हैं। जैसे 17 की बात करें 2017 की तो 5 + 3 8 2 10 15 क्वेश्चन इन्हीं से पूछे गए। 18 की बात करें तो 4 4 4 और 5 13 क्वेश्चन है। 19 की बात करें तो 7 और 6 13 क्वेश्चन है। 20 की बात करें तो 12 क्वेश्चन है और अगर 21 की बात करें तो 8 13 क्वेश्चन फिर से इन्हीं टॉपिक से पूछे गए। तो एजेंडा क्लियर है। मैं क्यों बता रहा हूं आपको कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है इन सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करने के बाद, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आने वाले एग्जाम्स में भी इन्हीं क्वेश्चन से ज्यादा क्वेश्चन, इन टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएं, लेकिन एक संभावना है कि बीते जो कई 4-5 साल का हमने एनालिसिस किया उससे तो यही आंकलन हो रहा है कि इन्हीं टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और अगर आपको ये टॉपिक आते होंगे तो दूसरे टॉपिक से रिलेट करना भी आसान है। कैसे, ये हम जानेंगे कि किस तरीके से इन टॉपिक्स को प्रिपेयर करना है। तो हाउ टू प्रिपेयर दिस टॉपिक्स, सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टार्ट विद एनालिसिस ऑफ पीवाईक्यू। जब भी आप, चाहे आप आरबीआई ग्रेड बी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप नाबार्ड ग्रेड ए की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप सेबी ग्रेड ए की तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले स्टार्ट करिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करके। इसका फायदा क्या होगा, सबसे पहले हमें यह पता चलेगा हमारे लिए रेलेवेंट क्या है, इरेलेवेंट क्या है, पढ़ना क्या है, छोड़ना क्या है। क्योंकि आज के कंपटीशन के दौर में यही बात हमारे लिए बहुत मायने रखती है कि हम अपनी एनर्जी का यूटिलाइजेशन किस तरीके से कर रहे हैं। यानी कि जहां से हमें मैक्सिमम आउटपुट मिले, जहां पे स्कोरिंग सब्जेक्ट ज्यादा है वहां ज्यादा टाइम देना है आपको, और जहां पे क्वालिफाई करना है या जो सब्जेक्ट ये लगता है कि फेज 2 के अंदर नहीं पूछे जा रहे या उन पे कम मेहनत करके कैसे ज्यादा आउटपुट लेनी है। ठीक है, तो हमेशा पीवाईक्यू से आपको स्टार्ट करना है। उसके बाद फोकस ऑन कंसेप्ट बिल्डिंग, कभी भी रटिए मत चीजों को। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे बच्चे जब हमसे स्ट्रेटेजी कॉल पे बात करते हैं या अक्सर उनकी क्वेरी आती है तो हमेशा ये कहते हैं कि सर जैसे ही हम एक चैप्टर पढ़ते हैं
दूसरा चैप्टर पढ़ना स्टार्ट किया, पहले वाला साफ हो गया। उसका कारण क्या है? क्योंकि आप चीजों को हमेशा, या बहुत सारे बच्चे ऐसे भी कहते हैं कि जैसे मैं वीडियोस देखता हूं या ये सब पढ़ता हूं तो मुझे समझ में आ जाता है, लेकिन बाद में मैं कुछ दिन के बाद करूं तो मुझसे क्वेश्चन सोल्व नहीं होता, या मॉक्स के अंदर क्वेश्चन सोल्व नहीं होते। उसका कारण क्या है? उसका कारण है क्योंकि आप क्वेश्चंस को कंपेयर करते हो। आप कोई क्वेश्चन सोल्व करते हो हमेशा ये चीज ध्यान में रखते हो कि ये ऐसा ऐसा तो हमने कहीं पढ़ा था। समझ रहे हैं कि समझ रहे हैं? तो कभी भी क्वेश्चन सोल्व नहीं होंगे। हमेशा आपको क्या करना है? कंसेप्ट सीखना है। कोई भी चीज है, अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो तो आपको उन्हें बताना पड़ेगा कि मुझे कहां पेन हो रहा है, कि मुझे स्टमक में पेन हो रहा है, सीने में पेन हो रहा है, तभी वो आपको उसी प्रॉपर तरीके से ट्रीट करेगा, आपका इलाज करेगा। ठीक है? अगर आप उसे बोलोगे कि पूरी बॉडी में कहीं ना कहीं पेन है, तो वो 300 टेस्ट करने के लिए बोल देगा, और वो वेस्टेज ऑफ टाइमिंग भी है, वेस्टेज ऑफ मनी भी है, तो उसका कोई फायदा नहीं है, इलाज नहीं हो पाएगा। तो हमेशा जब भी बीमारी ढूंढनी है, पहले बीमारी का इलाज करवाना है, तो बीमारी को आइडेंटिफाई करना जरूरी है। तो यहाँ पे आपको कभी भी क्वेश्चन को सोल्व करते हुए पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है कि पूछ क्या रहा है। अगर उसने स्पीड पूछी है किसी क्वेश्चन के अंदर, तो मुझे क्या चाहिए? डिस्टेंस चाहिए, टाइम चाहिए, तभी निकाल पाऊंगा स्पीड। समझ रहे हो? तो हमेशा आपको कंसेप्ट बिल्डिंग पे फोकस करना है, चीजों को रटना नहीं है। देखिए प्रॉपर एक टॉपिक पढ़ते हुए कि इसके अंदर कितने कंसेप्ट थे। ठीक है? जैसे कोई भी एग्जांपल ले लो आप, अगर आप टाइम एंड डिस्टेंस ही पढ़ रहे हो तो आप देखो कि डिस्टेंस क्या होता है, टाइम क्या होता है, स्पीड क्या होता है। उसके बाद देखो कि जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो टाइम और स्पीड एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। जब टाइम कांस्टेंट होता है तो स्पीड और डिस्टेंस एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। फिर ट्रेन पढ़ रहे हो तो देखो डिस्टेंस क्या लेना है, जब ट्रेन सेम डायरेक्शन में जा रही है तो स्पीड क्या लेनी है, किसी आर्टिकल के साथ ऑपोजिट डायरेक्शन में तो क्या लेनी है। बोट एंड स्ट्रीम पढ़ रहे हो तो देखो कि डाउन द अलोंग द स्ट्रीम क्या होता है, अपस्ट्रीम क्या होता है। समझ रहे हो ना? तो इस तरीके से कंसेप्ट बिल्ड करना है, ना कि रटना है चीजों को। ठीक है? नेक्स्ट, उसके बाद कीप एन आई ऑन न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन। ठीक है? आजकल एग्जाम्स के अंदर, जैसे मैं आरबीआई ग्रेड बी का अगर 2021 का एग्जांपल दूं, तो कुछ क्वेश्चंस का पैटर्न बदला हुआ था। ठीक है? पैटर्न बदलने का मतलब ये नहीं है कि वो सिलेबस चेंज होके आ गया। ठीक है? मतलब क्वेश्चन पूछने का तरीका बदला हुआ था। तो हमेशा एक आंख आपको रखनी है कि किस टाइप के क्वेश्चन आजकल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है? चाहे वो स्टेटमेंट देकर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, चाहे वो डीआई आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है? या मैं ये बोलूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर थोड़ा चेंज है, रूट्स का कंपैरिजन की बजाय थोड़ा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इन सब चीजों को भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है? और दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि मैंने जब आपको ये बताया कि ये 6 टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो वो क्यों इंपॉर्टेंट है और आपको पढ़ना किस सीक्वेंस के अंदर है। ठीक है? तो सबसे पहले आपको स्टार्ट सिंप्लीफिकेशन से ही करना है। ठीक है? सिंप्लीफिकेशन से जब आप पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे, तो हमेशा ध्यान रखो कि क्वांट को बिना सिंप्लीफिकेशन के सोचना असंभव है। ठीक है? और अक्सर एग्जाम के अंदर अप्रोक्सीमेशन सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछे जा रहे हैं। ठीक है? उसके बाद आपको दूसरा जो टॉपिक पढ़ना है दैट इज नंबर सीरीज। और नंबर सीरीज के अंदर आप ये मत बोलो दोनों वाली सीरीज आएंगी, चाहे मिसिंग है आपकी, चाहे रॉन्ग सीरीज है। ठीक है? तो दोनों सीरीज आपको पढ़नी है। ठीक है भाई? उसके बाद आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन करना है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सिर्फ रूट निकालना मत सीखिए। ठीक है? उसके अलावा जानिए कि दो रूट का सम क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होती है। ठीक है? और अगर कुछ कंडीशन देके पूछ रहा तो उन टाइप के क्वेश्चंस को आपको जरूर प्रैक्टिस करना है। ठीक है? इसके बाद आपको परसेंटेज पढ़ना है। बेसिक परसेंटेज के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ठीक है? इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि जब आप परसेंटेज पढ़ेंगे तो इसी परसेंटेज का यूज सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, आपका चाहे डाटा इंटरप्रिटेशन, इस सभी में यूज होगा। उसके बाद रेशियो पढ़िए। ठीक है? रेशियो पढ़ने के बाद आपको पार्टनरशिप, एजेज, चाहे टाइम एंड वर्क है, टाइम एंड डिस्टेंस है, डीआई है, इन सब में जरूर मदद मिलेगी। ठीक है? और उसके बाद आपको डीआई पढ़ना है। ठीक है? डीआई कोई अलग टॉपिक नहीं है, ये सब चीजें पढ़ने के बाद, ठीक है, डीआई आप बड़े आराम से बना पाएंगे, क्योंकि मोस्टली परसेंटेज रेशियो पे सवाल आता है। चाहे टेबल बार है, चाहे लाइन ग्राफ है, चाहे पाई चार्ट है, चाहे मिक्स्ड डीआई है। ठीक है? लेकिन जब भी आप अर्थमेटिक का कोई टॉपिक पढ़ते हैं, ठीक है, चाहे आपने टाइम एंड वर्क पढ़ा है, चाहे आपने टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ा है, तो आपको उसका डीआई हमेशा प्रैक्टिस करना है। डीआई प्रैक्टिस करने से क्या होगा? देखो, डीआई कभी भी बहुत सारी कंडीशन देकर नहीं पूछा जाता, या बहुत मुश्किल नहीं पूछा जाता। जब डीआई पूछा जाएगा तो उसमें बेसिक कंसेप्ट का जरूर यूज होता है। समझ रहे हो? बहुत बेसिक कंसेप्ट का यूज होता है, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी उन कंसेप्ट की भी। ठीक है? तो आप जब भी कोई भी टॉपिक पढ़ें, अर्थमेटिक का, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, पार्टनरशिप, आप प्रोबेबिलिटी पढ़िए, तो उस टॉपिक का अगर आप दूसरे क्वेश्चन चाहे कम प्रैक्टिस करें, बट डीआई आपको जरूर प्रैक्टिस करना है। ठीक है? इसके अलावा कैसलेट डीआई आजकल एग्जाम में ज्यादा पूछा जा रहा है, तो वो भी आपको पढ़ना है। ठीक है? और अर्थमेटिक आपको पढ़ना है, मिक्स डीआई आपको पढ़ना है, और सारे टॉपिक्स के जब भी करें
तो हर एक टॉपिक का डाटा सफिशिएंसी और डीआई, ये दो चीजें जरूर प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। यही आजकल एग्जाम में जैसे आरबीआई ग्रेड बी में ज्यादा पूछी जा रही है, ठीक है। उसके बाद प्रैक्टिस इज द ओनली की, बट प्रैक्टिस इज नॉट द सब्स्टिट्यूट ऑफ लर्निंग। ये बात ध्यान रखिए, पहले सीखिए भरपूर, ठीक है। कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं तो देखो उसमें क्या क्या कंसेप्ट यूज हो रहा है, हर चीज को बहुत बारीकी से पढ़िए, ठीक है। जरूरी नहीं है कि बहुत आपको डिफिकल्ट पढ़ना है, नहीं, आपको बहुत बेसिक से स्टार्ट करना है, ठीक है। बट फिर उसके बाद खत्म करने के बाद आपको प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस में ध्यान रखिएगा हर एक टॉपिक की डाटा सफिशिएंसी प्लस आपका जो डीआई है वो आपको जरूर प्रैक्टिस करना है, ठीक है। चलिए, तो थैंक यू वेरी मच, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। ये वो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जिनको पढ़ करके आप आसानी से किसी भी एग्जाम के अंदर या तो क्वालिफाई कर जाएंगे अगर वो क्वालिफाइंग नेचर का है, और अगर आपको वहां से स्कोर करना है तो आप मैक्सिमम स्कोर भी कर पाएंगे। तो उम्मीद करूंगा कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में इसी जोश और उत्साह के साथ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।